और जहर देने के लिए उस तक रसाई नहीं हो सकती थी। उन दोनों ने हरम की सबसे ज्यादा चालाक मुलाजिमा को एतमाद में ले रखा था। उसे इनाम व इकराम देती रहती थी। जब हसद के इंतहा ने उनकी आंखों में खून उतार दिया तो उन्होंने उस मुलाजिमा को मुंह मांगे इनाम का लालच देकर अपना मर्दुआ बयान कर दिया। यह मुलाजिमा बड़ी खुराट और मजी हुई औरत थी। उसने कहा, सालार की रिहाइश गाह में जाकर ज़कोई को जहर देना मुमकिन नहीं। मौका महल देखकर उसे खंजर से कत्ल किया जा सकता है, उसके लिए वक्त चाहिए। उसने वादा किया कि वह ज़कोई की नकल व हरकत पर नजर रखेगी। हो सकता है कोई मौका जल्दी निकल आए। उस जराइम पेशा औरत ने यह भी कहा कि अगर कोई मौका न निकला तो हशीशीन की मदद हासिल की जाएगी, मगर वह मुआवजा बहुत ज्यादा लेते हैं। दोनों लड़कियों ने उसे यकीन दिलाया कि वह ज्यादा से ज्यादा मुआवजा देने को तैयार है। नाजी बेहद गुस्से के आलम में अपने कमरे में टहल रहा था। ज़कोई उसे ठंडा करने की बहुत कोशिश कर चुकी थी, लेकिन उसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। आप मुझे उसके पास जाने दें। ज़कोई ने चौथी बार कहा, मैं उसे शीशे में उतार लूंगी। बेकार है, नाजी ने गरज कर कहा। वह कमबख्त हुक्मनामा जारी कर चुका है, जिस पर अमल भी शुरू हो चुका है। मुझे उसने कहीं का नहीं रहने दिया। उस पर तुम्हारा जादू नहीं चल सका। मुझे मालूम है कि मेरे खिलाफ साजिश करने वाले कौन लोग हैं। वो मेरी उभरती हुई हैसियत से हसद करते हैं। मैं अमीर मिस्र बनने वाला था। मैंने यहाँ के हुक्मरानों पर हुकूमत की है। हालांकि मैं मामूली सा सालार था, अब मैं सालार भी नहीं रहा। उसने दरबार को अंदर बुलाकर कहा कि औरोश को बुला लाए। उसका हमरास और नायब आरोश आया तो नाजी ने उसके साथ भी उसी मौजू पर बात की। उसे वह कोई नई खबर नहीं सुना रहा था। औरोश के साथ वो सलाहुद्दीन अय्यूबी के नए हुक्मनामे पर तफसीली तबादला ख्यालात कर चुका था, मगर दोनों उसके खिलाफ कोई कार्रवाई सोच नहीं सके थे। अब उसके दिमाग में एक कार्रवाई आ गई थी। उसने औरोश से कहा, मैंने जवाबी कार्रवाई सोच ली है। क्या बगावत? नाजी ने कहा। औरोश चुपचाप उसे देखता रहा। नाजी ने कहा, तुम हैरान हो गए? क्या तुम्हें शक है ये 50,000 सुडानी फौज हमारी वफादार नहीं? क्या यह सलाहुद्दीन अय्यूबी की निस्बत मुझे और तुम्हें अपना हाकिम और बहीख्वाह नहीं समझती? क्या तुम अपनी फौज को ये कहकर बगावत पर आमादा नहीं कर सकते कि तुम्हें मिस्रियों का गुलाम बनाया जा रहा है और मिस्र तुम्हारा है? औरोश ने गहरी सांस लेकर कहा, मैंने इस इक़दाम पर गौर नहीं किया था। बगावत का इंतजाम एक इशारे पर हो सकता है, लेकिन मिस्र की नई फौज बगावत को दबा सकती है और उस फौज को कमक भी मिल सकती है। हुकूमत से टक्कर लेने से पहले हमें हर पहलू पर गौर कर लेना चाहिए। मैं गौर कर चुका हूँ, नाजी ने जवाब दिया। मैं ईसाई बादशाहों को मदद के लिए बुला रहा हूँ। तुम 2 पैगंबर तैयार करो, उन्हें बहुत दूर जाना है। आओ मेरी बातें गौर से सुन लो। ज़कोई तुम अपने कमरे में चली जाओ। ज़कोई अपने कमरे में चली गई और वो दोनों सारी रात अपने कमरे में बैठे रहे। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने दोनों फौजों को मुदगम करने का वक्त 7 रोज मुकर्रर किया था। कागजी कार्रवाई होती रही। नाजी पूरी तरह मदद करता रहा। 4 रोज गुजर चुके थे। उस दौरान नाजी एक बार फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी से मिला, लेकिन उसने कोई शिकायत न तफसीली रिपोर्ट देकर सलाहुद्दीन अय्यूबी को मुतमईन कर दिया कि 7वें रोज दोनों फौजें एक हो जाएंगी। सलाहुद्दीन अय्यूबी के नायबीन ने भी उसे यकीन दिलाया कि नाजी दयानतदारी से मदद कर रहा है, मगर अली बिन सुफियान की रिपोर्ट किसी हद तक परेशान कुन थी। उसकी इंटेलिजेंस सर्विस ने रिपोर्ट दी थी कि सुडानी फौज के सिपाहियों में बेइत्मीनानी और अबतरी सी पाई जाती है। वो मिस्री फौज में मुदगम होने पर खुश नहीं। उनके दरमियान ये अफवाहें फैलाई जा रही थीं कि मिस्री फौज में मिलकर उनकी हैसियत गुलामों जैसी हो जाएगी। उन्हें माले गनीमत भी नहीं मिलेगा और उनसे बार बर्दारी का काम लिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हें शराब नोशी की इजाजत नहीं होगी। अली बिन सुफियान ने यह रिपोर्ट सलाहुद्दीन अय्यूबी तक पहुंचा दी थी। अय्यूबी ने उसे कहा, ये लोग तवील मुद्दत से ऐश कर रहे हैं, उन्हें नई तब्दीली यकीनन पसंद नहीं आएगी। मुझे उम्मीद है कि वो नए हालात और माहौल के आदी हो जाएंगे। उस लड़की से मुलाकात हुई या नहीं? सलाहुद्दीन अय्यूबी ने पूछा। नहीं, अली ने जवाब दिया। उससे मुलाकात मुमकिन नजर नहीं आती। मेरे आदमी नाकाम हो चुके हैं। नाजी ने उसे कैद कर रखा है। उससे अगली रात का वाकया है। रात अभी अभी तारीख हुई थी। ज़कोई अपने कमरे में थी। नाजी औरोश के साथ अपने कमरे में था। उसे घोड़ों के कदमों की आवाजें सुनाई दी। उसने पर्दा हटाकर देखा। बाहर की चिरागों की रोशनी में उसे 2 घोड़ा सवार घोड़े से उतरते दिखाई दिए। लिबास से वो ताजिर मालूम होते थे, लेकिन वह घोड़ों से उतरकर नाजी के कमरे की तरफ चले तो उनकी चाल बताती थी कि वो ताजिर नहीं। इतने में औरोश बाहर निकला। दोनों सवार उसे देखकर रुक गए और औरोश को सिपाहियों के अंदाज से सलाम किया। औरोश ने उनके गिर्द घूमकर उनके लिबास का जायजा लिया, फिर उन्हें कहा, हथियार दिखाओ। दोनों ने फुर्ती से चोगे खोले और हथियार दिखाए। उनके पास छोटी तलवारें और एक खंजर था। औरोश उन्हें अंदर ले गया। दरबान एक तरफ खड़ा था।
ज़कोई गहरी सोच में खो गई। वो कमरे से निकली और नाजी के कमरे का रुख किया, मगर दरबार ने आते ही उसे दरवाजे पर रोक लिया और कहा कि उसे हुक्म मिला है कि किसी को अंदर न जाने दो। ज़कोई को वहाँ ऐसी हैसियत हासिल हो गई थी कि वह कमांडरों पर भी हुक्म चलाने लगी थी। दरबार के रोकने से वह समझ गई कि कोई खास बात है। उसे याद आया कि 2 रातें पहले नाजी ने उसकी मौजूदगी में औरोश से कहा था, मैं ईसाई बादशाहों को मदद के लिए बुला रहा हूँ, तुम 2 पैगंबर तैयार कर दो, उन्हें बहुत दूर जाना है। और फिर ज़कोई को अपने कमरे में चले जाने को कहा था और उसमें बगावत की बातें भी की थी। ये सब कुछ सोचकर वो अपने कमरे में वापस चली गई। उसके और नाजी के खास कमरे के दरमियान एक दरवाजा था जो दूसरी तरफ से बंद था। उसने उस दरवाजे के साथ कान लगा दिए। उधर की आवाजें धीमी थी, उसे कोई बात समझ न आई। कुछ देर बाद उसे नाजी की बड़ी साफ आवाज सुनाई दी। उसने कहा, आबादियों से दूर रहना, अगर कोई शक में पकड़ने की कोशिश करे तो सबसे पहले ये पैगाम गायब करना, जान पर खेल जाना, जो भी रास्ते में हाइल हो उसे खत्म कर देना। तुम्हारा सफर 4 दिनों का है, 3 दिनों में पहुंचने की कोशिश करना। सिमत याद कर लो, शुमाल मशरिक। दोनों आदमी बाहर निकले। ज़कोई भी बाहर आ गई। उसने देखा कि वो दोनों घोड़ों पर सवार हो रहे थे। नाजी और औरोश भी बाहर खड़े थे। सवारों को अलविदा कहने निकले होंगे। सवार बहुत तेजी से रवाना हो गए। नाजी ने ज़कोई को देखा तो उसे बुलाकर कहा, मैं बाहर जा रहा हूँ, काम बहुत है, तुम आराम करो। अगर अकेले दिन न लगे तो हरम में घूम फिर आना। हाँ, ज़कोई ने कहा, जब से आई हूँ बाहर नहीं। नाजी और औरोश चले गए। ज़कोई ने चूका पहना, कमर बंद में खंजर छुपाया और हरम की तरफ चल पड़ी। वो जगह चंद 100 गज दूर थी। वो नाजी पर यह जाहिर करना चाहती थी कि वह हरम में गई थी। दरबान को भी उसने यही बताया था। हरम में दाखिल हुई तो वहाँ के रहने वालियों ने उसे हैरान होकर देखा। वो पहली बार वहाँ गई थी। सब ने उसका इस्तकबाल एहतराम और प्यार से किया। उन 2 लड़कियों ने भी उसे खुशामदीद कहा जो उसे कत्ल कराना चाहती थी। ज़कोई सबसे मिली, हर एक के साथ बातें की और वापस चल पड़ी। मुखराट मुलाजिमा भी वहीं थी जिसे उसके कत्ल के लिए कहा गया था। उसने ज़कोई को बड़ी गौर से देखा। ज़कोई बाहर निकल गई। हरम वाले मकान और नाजी की रिहाइश गाह का दरमियानी इलाका ऊंचा नीचा था और वीरान। ज़कोई हरम से निकली तो नाजी के रिहाइश गाह की तरफ जाने के बजाय बहुत तेज तेज दूसरी सिमत चल पड़ी। उधर एक पगडंडी भी थी, लेकिन ज़कोई उससे जरा दूर हटकर जा रही थी। उससे 15-20 कदम पीछे एक सियाह काला साया चला जा रहा था। वह कोई इंसान ही हो सकता था, मगर सर से पांव तक एक लिबादे में लिपटा होने की वजह से सियाह भूत लगता था। ज़कोई की रफ्तार तेज हुई तो उस भूत ने अपनी रफ्तार उससे भी तेज कर दी। आगे घनी झाड़ियां थीं। ज़कोई उनमें रुपोश हो गई। सियाह भूत भी झाड़ियों में गायब हो गया। वहाँ से कोई 250-300 गज आगे सलाहुद्दीन अय्यूबी की रिहाइश गाह थी, जिसके इर्द गिर्द फौज के आला रुतबों के अफराद रहते थे। ज़कोई का रुख उधर ही था। झाड़ियों में से निकली ही थी कि बाएं तरफ से सियाहबूत भू उठा। चांदनी बड़ी साफ थी, फिर भी उसका चेहरा नजर नहीं आता था। उसके पाँव की आहट भी नहीं थी। भूत का हाथ ऊपर उठा, चांदनी में खंजर चमका और बिजली की तेजी से खंजर ज़कोई के बाएं कंधे और गर्दन के दरमियान उतर गया। ज़कोई की चीख निकल गई। खंजर उसके कंधे से निकल गया। ज़कोई ने इतना गहरा जख्म खाकर भी निहायत तेजी से अपने कमरबंद से खंजर निकाला। भूत ने उस पर दूसरा वार किया तो ज़कोई ने उस खंजर वाले बाजू को अपने बाजू से रोककर अपना खंजर भूत के सीने में घोप दिया। उसे चीख सुनाई दी तो किसी औरत की थी। ज़कोई ने अपना खंजर खींचकर दूसरा वार किया जो भूत के पेट में उतर गया। उसके साथ ही उसके अपने पहलू में खंजर लगा, लेकिन ज्यादा गहरा नहीं उतरा। भूत चकरा कर गिरा। ज़कोई ने ये नहीं देखा कि उस पर हमला करने वाला कौन था। वो दौड़ पड़ी। उसके जिस्म से खून बहुत तेजी से बह रहा था। सलाहुद्दीन अय्यूबी का मकान उसे चांदनी में नजर आने लगा। आधा फासला तय करके उसे चक्कर आने लगा। उसकी रफ्तार सुस्त होने लगी। उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, अली अय्यूबी, अली अय्यूबी। उसके कपड़े लाल हो गए थे और वह बड़ी मुश्किल से कदम घसीट रही थी। उसकी मंजिल थोड़ी ही दूर रह गई थी, जहाँ तक पहुँचना उसके लिए मुमकिन नजर नहीं आता था। वो मुसलसल सलाहुद्दीन अय्यूबी और अली बिन सुफियान को पुकारे जा रही थी। करीब कहीं एक गश्ती संतरी फिर रहा था। उसे उसकी आवाजें सुनाई तो वह दौड़ कर पहुंचा। ज़कोई उस पर गिर पड़ी और कहा, मुझे अमीर मिस्र तक पहुंचा दो, बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। संतरी ने उसका खून देखा तो उसे पीठ पर लाद कर दौड़ पड़ा। सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने कमरे में बैठा। अली बिन सुफियान
सुफियान से रिपोर्ट ले रहा था। उसके 2 नायब भी मौजूद थे। रिपोर्ट कुछ अच्छी नहीं थी। अली बिन सुफियान ने बगावत के खदशे का इजहार किया था, जिस पर गौर हो रहा था। दरबान घबराहट के आलम में अंदर आया और बताया कि एक सिपाही एक जख्मी लड़की को उठाए बाहर खड़ा है, कहता है कि यह लड़की अमीर मिस्र से मिलना चाहती है। यह सुनते ही अली बिन सुफियान कमान से निकले हुए तीर की तरह कमरे से बाहर निकल गया। उसके पीछे सलाहुद्दीन अय्यूबी दौड़ा। इतने में लड़की को अंदर ले आए। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, तबीब और जर्राह को जल्दी बुलाओ। लड़की को सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपने पलंग पर लिटा दिया। जरा सी देर में पलंग पोश खून से लाल होने लगा। किसी को न बुलाओ, लड़की ने नहीफ आवाज में कहा।